हे यू ऑल वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज भाई हम 15 टॉप विलियम शेक्सपियर फैक्ट्स जानने वाले हैं, जो कि जितने भी लोग DSSB TGT इंग्लिश PGT इंग्लिश के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, KVS के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, इंग्लिश लिटरेचर जिस भी एग्जाम में आता है ना नेट, उसमें भी इसमें से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो टॉप 15 फैक्ट्स हम विलियम शेक्सपियर के बारे में जानेंगे, बिकॉज हम लोग जानते हैं कि विलियम शेक्सपियर ऑब्वियसली बहुत ही इंपॉर्टेंट फिगर है हमारे एग्जाम के लिए। विलियम शेक्सपियर तो इंग्लिश लिटरेचर में ही बहुत ही इंपॉर्टेंट प्लेस रखते हैं। तो जल्दी से इनके बारे में ना कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स मैं डिस्कस कर लेती हूँ, आप नोट कर लो। कुछ डेट्स होंगी, कुछ नेम्स होंगे, जो कि एग्जाम में अलग अलग तरीके से घुमा फिरा के क्वेश्चन की फॉर्म में पूछा जाता है, तो आपके लिए बहुत इंफॉर्मेटिव रहेगा ये, ठीक है। तो सबसे पहले उनका फुल नेम विलियम शेक्सपियर, बॉर्न एग्जैक्ट डेट अननोन बट बैप्टाइज्ड 26 अप्रैल 1564। अब यहीं पर कितनी इंपॉर्टेंट चीज है कि एग्जैक्ट डेट क्या है, अननोन है। कई लोग क्या बोलेंगे 26 अप्रैल 1564 ही उनकी डेट है, बट नहीं, एग्जाम में पूछा जा सकता है कि जो डेट तो है अननोन है, लेकिन आप बैप्टाइज डेट बताओ। तो 26 अप्रैल 1564 उनकी बैप्टाइज्ड डेट है, लेकिन उनकी जो एग्जैक्ट बर्थ डेट है वो अननोन है, ठीक है। तो यही फैक्ट्स मैं आपको बता रही थी कि इसी तरीके से ना एग्जाम में ट्रिकी क्वेश्चंस आते हैं, तो हम अगर ये डिस्कस कर लेंगे तो काफी चीजें क्लियर हो जाएंगी। होम स्ट्रैटफोर्ड अपॉन एवॉन, इंग्लैंड। ऑक्यूपेशन क्या है उनका, प्ले राइट, एक्टर एंड पोएट, ठीक है। ही डाइड 23 अप्रैल 1616, 23 अप्रैल, हाँ 23 अप्रैल 1616 को उनकी डेथ हुई। बेस्ट नोन फॉर, अब किस चीज के लिए वो सबसे ज्यादा जाने जाते थे, राइटिंग ह्यूजली सक्सेसफुल थिएटर प्लेस। सबसे ज्यादा वो अपने थिएटर प्लेस के लिए जाने जाते थे कि भाई वो बहुत ही ज्यादा सक्सेस उन्होंने पाई अपने सबसे ज्यादा थिएटर प्लेस में। ऑल्सो नोन एज, उनको दूसरा नाम उनका क्या दिया जाता है, द बार्ड ऑफ एवॉन, ठीक है। तो ये हो गए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। आगे बढ़ते हैं। ड्यूरिंग हिज लाइफ टाइम विलियम शेक्सपियर रोट अराउंड 37 प्लेज। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कितने प्लेज लिखे, तो आपका आंसर होगा 37, ठीक है। ड्यूरिंग हिज लाइफ टाइम विलियम शेक्सपियर रोट अराउंड 37 प्लेज फॉर द थिएटर एंड ओवर 150 पोएम्स। उन्होंने 37 प्लेज, अप्रॉक्स 37 प्लेज उन्होंने लिखे थिएटर के लिए, और उन्होंने 150 पोएम्स, 150 पोएम्स लिखी। नो वन कैन से दैट द एग्जैक्ट नंबर, कोई ये नहीं बोल सकता कि ये बिल्कुल ही एग्जैक्ट नंबर है, बिकॉज सम ऑफ हिज वर्क्स मे हैव बीन लॉस्ट ओवर टाइम एंड सम मे हैव बीन रिटन विद द हेल्प ऑफ अदर पीपल। और ऐसा क्यों नहीं कहा जा सकता कि यही एग्जैक्ट नंबर है, बिकॉज कई सारे वर्क्स उनके टाइम पीरियड के अंदर अंदर खो गए, बिकॉज इतना पुराना टाइम है वो, और आज तो बीच में काफी सारे फ्लक्चुएशंस आए, चीजें इधर उधर हुई हैं, तो एग्जैक्ट नंबर नहीं बोला जा सकता, बट एक अप्रोक्सीमेट नंबर दिया गया है यहाँ पर। और कुछ प्लेज या कुछ पोएम्स उन्होंने दूसरे लोगों की हेल्प से लिखी थी, तो उसमें हम सारा क्रेडिट खाली शेक्सपियर को नहीं दे सकते, इसीलिए उन वर्क्स को भी इंक्लूड नहीं किया गया है, ओके। सेकेंड वन इज विलियम वॉज बोर्न इन स्ट्रैटफोर्ड अपॉन एवॉन, जो मैं बता चुकी हूँ, इन 1564 ड्यूरिंग इंग्लैंड ट्यूडर पीरियड। वो इंग्लैंड के ट्यूडर पीरियड में पैदा हुए, ठीक है। ही वॉज वन ऑफ द 8 चिल्ड्रन बोर्न टू जॉन शेक्सपियर। जॉन शेक्सपियर जो उनके फादर थे, उनके 8 बच्चे थे, जिसमें से एक शेक्सपियर है, ओके। अ वेल टू डू ग्लोव मेकर एंड लेदर वर्कर एंड हिज वाइफ मैरी आर्डन एंड हायरिस फ्रॉम अ वेल्दी फैमिली। उनके पेरेंट्स के बारे में कुछ इंफॉर्मेशन दी गई है कि उनके जो फादर थे वो एक वेल टू डू ग्लव मेकर थे, साथ में लेदर वर्कर थे, और उनकी जो वाइफ थी वो काफी वेल्दी फैमिली को बिलोंग करती थी, यानी शेक्सपियर के पेरेंट्स, ठीक है। उनके फादर और मदर के बारे में बताया। नेक्स्ट पॉइंट इज वेरी लिटिल इज नोन अबाउट विलियम शेक्सपियर्स अर्ली ईयर्स। शेक्सपियर के पुराने टाइम के बारे में बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन हमारे पास अवेलेबल नहीं है। इन फैक्ट हिज एक्चुअल डेट ऑफ बर्थ रिमेन्स अ मिस्ट्री टू दिस डे। आज तक के दिन भी उनकी जो एक्चुअल बर्थ डेट है वो एक मिस्ट्री से कम नहीं है, यानी नहीं पता किसी को एग्जैक्टली कि क्या है, बट एक बैप्टाइज डेट अवेलेबल है जिसको हमें मान के और याद करके चलना है। But it's believed that he had a good upbringing, attended a good school and enjoyed playing outdoors a lot. ऐसा माना जाता है कि उनकी अपब्रिंगिंग बहुत अच्छी थी, एक अच्छे स्कूल से उन्होंने अपनी एजुकेशन पूरी करी, और काफी आउटडोर गेम्स उनको खेलना पसंद था। नेक्स्ट पॉइंट इज इन 1582 विलियम मैरिड अ फार्मर्स डॉटर कॉल्ड एने हैथवे। उन्होंने 1582 में शादी करी एक फार्मर की डॉटर से जिनका नाम एने था। They had 3 children together. उनसे 3 बेबीज उनको हुए, अ डॉटर कॉल्ड सुजैन,
एंड ट्विंस कॉल्ड जूडिथ एंड हैमलेट। उनके बच्चों के नाम भी एग्जाम में पूछे जाते हैं तो आपको याद रखना है। सुजैन और 2 ट्विंस थे, जूडिथ एंड हैमलेट, तो टोटल 3 बच्चे थे। ठीक है। फिफ्थ वन इज कम 1585 द मिस्टीरियस विलियम शेक्सपियर डिसअपीयर्ड फ्रॉम रिकॉर्ड्स फॉर अराउंड 7 years। 1585 के आसपास ऐसा एक मिस्टीरियस सा माहौल आया जिसमें विलियम शेक्सपियर अचानक से सारे रिकॉर्ड से गायब हो गए पूरे 7 साल के लिए। जिनको इतने अच्छे से जाना जा रहा था, वो इतने अच्छे अच्छे काम कर रहे थे, वो अचानक से बिल्कुल उनके बारे में कोई बात नहीं हुई, कुछ नहीं हुआ 7 साल तक। Historians often refer to this part of the writer's life as the lost years। जो हिस्टोरियंस हैं वो विलियम शेक्सपियर के इस पर्टिकुलर टाइम पीरियड को क्या नाम देते हैं? दी लॉस्ट ईयर्स। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट इज देन इन 1592 he suddenly turned up in London as an actor and playwright। हाउ इंटरेस्टिंग। अचानक से 7 साल के बाद 1592 में ही सडनली टर्न्ड अप इन लंदन। लंदन में वो मिलते हैं एज एन एक्टर एंड प्ले राइट, जहां वो एक एक्टर और एक प्ले राइट का रोल निभा रहे थे। बट पुअर विलियम डिडंट हैव इट इजी। हिज जेलसी राइवल्स नोन एज द यूनिवर्सिटी विट्स। अब जब ये देखो लाइफ से रिलेटेड ही है, जब भी हम कुछ बहुत अच्छा कर रहे होते हैं तो बिना जेलस लोगों के या बिना मतलब एनिमीज के या फिर हेटर्स के कुछ भी पॉसिबल नहीं होता, और वो लोग प्रेजेंट होते ही होते हैं। तो ऐसा ही हमारे शेक्सपियर के साथ भी हुआ था कि उनके कुछ जेलस राइवल्स थे जिनको यूनिवर्सिटी विट्स के नाम से जाना जाता है। क्रिटिसाइज्ड एंड मेड फन ऑफ हिज वर्क, जिन्होंने उनके वर्क्स को बहुत ज्यादा क्रिटिसाइज किया और उनका अलग अलग तरीके से मजाक बनाना स्टार्ट कर दिया। One writer named Robert Greene referred to him। ये भी क्वेश्चन आया है एग्जाम में कि रॉबर्ट ग्रीन उनको किस नाम से रेफर किया करते थे? एन अपस्टार्ट क्रो। एन अपस्टार्ट क्रो। ठीक है। ये बहुत ही एक इंटरेस्टिंग और एक बहुत ही रेयर फैक्ट है शेक्सपियर के बारे में जो आपको जानना जरूरी है। यूनिवर्सिटी विट्स बेसिकली उनको क्रिटिसाइज करते थे और उनमें से एक राइटर जिनका नाम रॉबर्ट ग्रीन था वो उनको अपस्टार्ट क्रो के नाम से बुलाते थे, चिढ़ाते थे बेसिकली। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, विलियम वॉज पार्ट ऑफ अ थिएटर कंपनी कॉल्ड लॉर्ड शैम्बलेन्स मेन। विलियम एक थिएटर कंपनी के या शेक्सपियर एक थिएटर कंपनी के पार्ट थे जिसका नाम था लॉर्ड शैम्बलेन्स मेन, हु रेगुलरली परफॉर्म्ड अ प्लेस कॉल्ड दी थिएटर। ठीक है। वहां पे परफॉर्म करते थे। वो कौन सी जगह पे परफॉर्म करते थे? दी थिएटर में। बट आफ्टर अ डिस्प्यूट विद द लैंडलॉर्ड दे टुक द बिल्डिंग अपार्ट। लैंडलॉर्ड के साथ कुछ डिस्प्यूट हो गया और बिल्डिंग अलग कर ली। रीबिल्ट इट अक्रॉस द रिवर एंड नेम्ड इट द ग्लोब। बाद में उसको नाम क्या दे दिया? वापस से रीबिल्ड किया उन्होंने उस जगह को और नाम क्या दिया? दी ग्लोब। ठीक है ना? इंपॉर्टेंट फैक्ट ये भी। तो ये सब चीजें याद रखनी है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। नेक्स्ट पॉइंट, a large open air theatre, the Globe, accommodated for people from all walks of life, meaning that anyone could watch a performance there। जो ग्लोब थिएटर था वो हर तरीके के लोगों को वहां पर अलाउ करता था, सबको अलाउड था कि लोग आएं और वहां पे उनकी परफॉर्मेंस को एंजॉय करें। If you were poor, you could only afford tickets to the ground floor where there were no seats and you were exposed to the cold, wind and rain that came in through the open top. If you were rich, you could afford to sit in the higher level covered galleries in a comfy seat away from a smelly poor people below। 2 हिस्सों में सेग्रीगेट किया हुआ था, डिवाइड किया हुआ था थिएटर को। ऊपर वाला हिस्सा, नीचे वाला हिस्सा भाई रिच लोगों के लिए अच्छी खासी सीट्स अवेलेबल थी, कॉम्फी सीट्स थी, गैलरीज के बीच में उनको सारा कुछ अकोमोडेट करके दिया हुआ था, सारी फैसिलिटीज वहां पे अवेलेबल थी और उनके पास ये चांस था कि वो पुअर स्मेली पीपल से दूर बैठ सके। ठीक है। और दूसरी जगह जो लोग अफोर्ड नहीं कर सकते थे इतनी ज्यादा महंगी टिकट्स को, उनको भाई ठंड लगे, बारिश हो, कुछ भी हो, अपने लिए जगह ढूंढो और बैठ जाओ। ठीक है। तो यही चल रहा था, ग्लोब थिएटर में भी ऐसा ही था। नेक्स्ट पॉइंट, शेक्सपियर्स प्लेज वर इमीडिएटली बिग हिट्स। उनके जितने भी प्लेज थे ना वो सारे एक से बढ़कर एक बिग हिट्स थे। ही रोट डिफरेंट काइंड ऑफ प्लेज। उन्होंने किसी एक तरीके का नहीं, अलग अलग तरीके के प्लेज लिखे। हमने देखा ही है ट्रेजेडी, कॉमेडी, ट्रैजिक कॉमिक, तो ये सब अलग अलग जॉनराज में है। ठीक है ना? तो ये उन्होंने प्लेज लिखे, ऑल ऑफ विच कुड बी डिवाइडेड इनटू 3 कैटेगरीज। ठीक है। पहला ट्रेजेडी, अभी बताया ना मैंने, इंक्लूडिंग हैमलेट, ओथेलो, किंग लियर एंड रोमियो एंड जूलियट। ये उनकी फेमस ट्रेजेडीज हैं और इन वर्क्स को आपको डिटेल में भी पढ़ना है। चाहे इनकी समरी पढ़ो, इनके कैरेक्टर स्केच आपको याद होने चाहिए, जो मतलब मेन पॉइंट्स हैं वो सब पता होने चाहिए, बिकॉज पेपर में कुछ भी पूछ लेते हैं इन वाले वर्क्स में से। तो ये सब जो इंपॉर्टेंट वर्क्स हैं वो तो करके ही जाने हैं। ठीक है। मैं भी करा दूंगी बट अपनी तरफ से भी तैयारी चालू रखो। ट्रेजेडी में क्या क्या है? हैमलेट है, ओथेलो है,
किंग लियर है और रोमियो और जूलियट है, ठीक है। उसके बाद आती है कॉमेडी इंक्लूडिंग ट्वेल्थ नाइट, बहुत फेमस, आपने ग्रेजुएशन में पोस्ट ग्रेजुएशन में पढ़ा होगा, मैंने तो पढ़ा था क्योंकि मैं इंग्लिश लिटरेचर की स्टूडेंट हूँ, इसीलिए मुझे इतना इंटरेस्टिंग लगता है लिटरेचर, और मुझे अभी तुम लोगों के साथ शेयर करते हुए भी ना बहुत मजा आ रहा है। तो बस तुम भी मजे मजे से ही पढ़ो, फिर सब चीजें आसान हो जाएंगी। कॉमेडी में ट्वेल्थ नाइट है और द टेमिंग ऑफ द श्रीव, इस पे तो मूवी भी बनी थी, एक मूवी के अंदर ये प्ले किया गया था, कुछ ऐसा ही था, टेमिंग ऑफ द श्रीव, ठीक है। दो नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, ट्वेल्थ नाइट और दूसरा टेमिंग ऑफ द श्रीव। उसके बाद हिस्टोरिकल प्लेस लिखे इन्होंने, जैसे कि इंक्लूडिंग हेनरी IV, हेनरी V एंड रिचर्ड III, ठीक है। और जो ट्रैजिक कॉमेडी मैंने बोला, उसमें ट्रैजिक कॉमिक मतलब दोनों तरीके के एलिमेंट्स मिक्स होंगे। हिज प्लेज मेड हिम वेरी रिच एंड फेमस, क्योंकि वो उनका स्पेशलिटी था, इसीलिए भाई कहीं ना कहीं तो पे ऑफ होना ही था ना, तो यहाँ पे पे बैक किया इन्हीं पर्टिकुलर वर्क्स ने उनको और बहुत रिच और फेमस बना दिया। So much so that by 1598 William owned houses in London and Stratford upon Avon, Stratford up Avon, ठीक है। इतना ज्यादा वो रिच हो गए और फेमस हो गए कि 1598 में उनके पास घर अपना आ गया, ठीक है ना, वो भी लंदन में। नेक्स्ट पॉइंट, शेक्सपियर्स प्लेज हैड द रॉयल सील ऑफ अप्रूवल. Both Queen Elizabeth I and James VI of Scotland and one of England would often hire Shakespeare's company to come and perform at the royal court. अब इतने ज्यादा मतलब लाइक मैग्निफिशेंट टाइप के कैरेक्टर बन गए विलियम शेक्सपियर की, जो रॉयल लोग थे जैसे क्वीन एलिजाबेथ I एंड जेम्स VI स्कॉटलैंड के और वन इंग्लैंड के, वो लोग बुलाते थे अपने रॉयल कोर्ट में शेक्सपियर की टीम को परफॉर्म करने के लिए, ठीक है। तो कहां तक पहुंच गई है देख लो। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट इज, हाँ, प्लेज इन शेक्सपियर्स टाइम वर डिफरेंट टू दी वंस वी हैव टुडे। जो आज की डेट में हम प्लेज देखते हैं शेक्सपियर के प्ले, उनके कंपैरिजन में बहुत ही अलग तरीके के थे। देयर वर नो फीमेल एक्टर्स, उसमें फीमेल एक्टर्स नहीं हुआ करती थी। विमेन्स पार्ट वर प्लेड बाय मेन ओनली। एक और नया फैक्ट कि भाई फीमेल कैरेक्टर्स डायरेक्टली नहीं उसके अंदर परफॉर्म करती थी, जो मेल होते थे वही फीमेल्स का कैरेक्टर प्ले करते थे अकॉर्डिंगली, ठीक है। एंड ऑडियंसेस कुड बी वेरी राउडी, दे वुड शाउट, बू एंड इवन थ्रो फूड एट द एक्टर्स दे डिडंट लाइक। लेकिन जो ऑडियंस थी वो बहुत राउडी थी, अगर उनको प्ले नहीं पसंद आ रहा तो एक्टर्स के मुंह पे कुछ भी फेंक कर मार देते थे, खाने पीने की चीजें, टमाटर भी शायद। सो द नेक्स्ट पॉइंट इज, plays at the Globe featured lots of exciting special effects with trapdoors, actors lifted on wires, smoke, fire and even cannons. जो ग्लोब थिएटर में प्ले होते थे ना, उसके अंदर बहुत सारे एक्साइटिंग स्पेशल इफेक्ट्स होते थे, जैसे कि जो एक्टर्स हैं वो किस किस चीज के साथ मतलब एक्ट करते थे। ट्रैपडोर्स होते थे, वहां पे एक्टर्स को वायर्स के थ्रू उठाया जाता था, स्मोक होता था, फायर होता था, ये सब चीजें उन प्लेस को काफी इंटरेस्टिंग बनाती थी। डिजास्टर स्टक इन 1613 when a cannon shot set fire to the roof of the globe. एक डिजास्टर हुआ इवेंचुअली, जिसमें कि 1613 में 1613 में एक कैनन से शॉट हुआ और फायर टू दी, हाँ, कैनन से शॉट हुआ और आग लग गई रूफ में, ठीक है, ग्लोब थिएटर के, और बर्न्ड इट डाउन, जल के सब खाक हो गया। इट वॉज नॉट लॉन्ग आफ्टर दैट शेक्सपियर रिटायर्ड फ्रॉम द थिएटर। फिर बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगा शेक्सपियर को उसमें से रिटायरमेंट लेने के लिए। Towards the end of his life, William lived quietly back in his hometown. अब उन्होंने अपना एंड पोर्शन जो है लाइफ का वो अपने होम टाउन में स्ट्रैटफोर्ड अपॉन एवॉन में स्पेंड किया। He died on 23 April 1616, aged 52. 52 years के थे वो जब उनकी डेथ हुई, आफ्टर फॉलिंग इल, बीमारी से। It's believed that he may have died on his birthday, but without an official birth record, no one can be sure. ऐसा बोला जाता है कि हो सकता है कि वो अपने जन्मदिन के दिन नहीं, जन्मदिन पर ही उनकी डेथ हो गई, लेकिन ऐसा मतलब क्या बोलते हैं उसको, प्रिसाइजली नहीं बोला जा सकता क्योंकि कोई ऑफिशियल बर्थ रिकॉर्ड उनका बर्थ डेट का है ही नहीं। Written on Shakespeare's gravestone in Holy Trinity Church, Stratford upon Avon, is a curse written by the famous wordsmith himself. एक कर्स लिखा हुआ है कहाँ पर, विलियम शेक्सपियर का जो ग्रेवस्टोन है होली ट्रिनिटी चर्च में, स्ट्रैटफोर्ड अपॉन एवॉन में ही है ये, उस पर एक कर्स लिखा गया है बाय फेमस वर्डस्मिथ ने। एक फेमस वर्डस्मिथ ने क्या लिखा है, गुड फ्रेंड फॉर जीसस सेक फॉरबेयर टू डिग द डस्ट एनक्लोज्ड हेयर, ब्लेस्ड बी द मैन दैट स्पेयर्स दीज स्टोन्स एंड कर्स्ड बी ही दैट मूव्स माय बोन्स, ठीक है। 15th point, last but not the least, today Shakespeare's work
स्टडीड इन स्कूल्स एंड यूनिवर्सिटीज अराउंड द वर्ल्ड। डेफिनेटली बहुत इंपॉर्टेंट राइटर है, हर जगह पे पढ़ाया जाता है इनको। एंड हिज स्टोरीज आर डिपिक्टेड ऑन टीवी एंड फिल्म्स। मैंने बताया ना, ओथेलो पर भी मूवी बनी है, ओमकारा। In 1997, the Modern Globe Theatre was opened in London. 1997 में Modern Globe Theatre open किया गया लंदन में। A reconstruction of the original one. Original वाले का reconstruction था वो। It's just a few hundred meters from where the original one stood. जहाँ original वाला था उससे कुछ ही मीटर दूर उसको बनाया गया है। People can go to watch play just like in Shakespeare's days. आज भी लोग जाकर उसको एंजॉय कर सकते हैं, देख सकते हैं शेक्सपियर के प्लेस को। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट 15 फैक्ट्स थे शेक्सपियर के बारे में, जिससे आपको बहुत सारी इंफॉर्मेशन मिल गई होगी। इवन कुछ चीजें तो मुझे भी नहीं पता थी, बट यही है कि नोट फॉर्मिंग का ना या नोट मेकिंग का यही फायदा होता है, तो पता चल जाता है आपको सब कुछ। तो भैया बहुत अच्छा लगा इसको लिटरली खुद पढ़कर और आप लोगों के साथ शेयर करके। होपफुली बहुत आपके लिए इंफॉर्मेशन आज के लिए इतनी पर्याप्त है। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे बहुत जल्द। तब तक के लिए आपको क्या करना है, वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है, कमेंट करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है इफ यू आर न्यू, और बने रहना साथ में ताकि आपको और अच्छी अच्छी चीजें ऐसे जानने को मिल जाए और आपके एग्जाम में हेल्प हो। ठीक है, तो स्टे ट्यून, टेक केयर, बाय।